चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में रिकॉल करें बोनस इशू पे बात कर रहे थे। इट वाज अ रियली स्मॉल क्लास के बोनस पे थोड़ी सी बात की और वहीं पे बात रुक गई थी। चलिए वहीं से बात शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में सिर्फ बोनस इशू का ट्रीटमेंट समझेंगे इंशाल्लाह कि हाउ टू डील विद बोनस इशू। बोनस इशू को अगर डील करना हमें आ गया इंशाल्लाह तो अगला हमारा स्टेप होगा हाउ टू डील विद राइट इशू। तो इसमें हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू डील विद बोनस इशू। मैंने बोनस का आपको लास्ट क्लास में आइडिया दे दिया था। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों इशू करती है मैंने उसके रीजंस आपको बता दी थी, पॉसिबल रीजंस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जिन शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मिलते हैं, जिन शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मिलते हैं, याद रखिएगा वो बोनस की कोई डबल एंट्री नहीं बनाते। लॉजिकली बोनस इशू की डबल एंट्री नहीं बनती शेयर होल्डर्स के लिहाज से। जो कंपनीज बोनस इशू करती हैं वो एंट्री बनाती हैं पार वैल्यू से शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ऑब्वियसली बच्चा तो बच्चा है, बाज़ बच्चों के दिल में ये सवाल आता है कि सर आप ये बताएं अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास शेयर प्रीमियम है ही नहीं तो अब क्या करें। इसका भी सवाल जवाब है हमारे पास। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास शेयर प्रीमियम नहीं है तो पार वैल्यू से हम क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बोनस इशू से आप पीएनएल डेबिट नहीं करेंगे। डबल एंट्री कौन बनाता है? जो कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो जो कंपनी बोनस इशू एंट्री, बोनस इशू की जर्नल एंट्री की बात कर लेते हैं। With respect to organization which issues shares, bonus issue journal entry by the organization which is issuing bonus shares. So bonus issue journal entry by the organization which is issuing bonus shares. So जो बोनस इशू कर रहा है, अब सुन लें अच्छे से। पार वैल्यू से शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट कर दें पार वैल्यू से शेयर प्रीमियम को, डेबिट के लिए सीआर है जी, क्रेडिट के लिए, और डेबिट के लिए डीआर है, क्रेडिट के लिए सीआर है। शेयर प्रीमियम डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। लॉजिकली अगर आप सोचें ना, लॉजिकली शेयर प्रीमियम डेबिट होने का मतलब ये कि आप इक्विटी का एक कंपोनेंट डेबिट कर रहे हैं और इक्विटी का दूसरा कंपोनेंट आप क्रेडिट कर रहे हैं। सर लॉजिकली मैं इक्विटी को ही डेबिट कर रहा हूँ, इक्विटी को ही क्रेडिट कर रहा हूँ, तो इसका ओवरऑल शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे निल इम्पैक्ट आना चाहिए लॉजिकली। क्यों आप मुझे बता दें। एसओएफपी के अंदर जो इक्विटी होती है बेसिकली वो शेयर होल्डर से बिलोंग करती है। एम आई राइट? सर आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करें, कोई ऐसा बिजनेस इवेंट करने आप जा रहे हैं जिसमें लेट्स से इक्विटी डेबिट हो रही है और इक्विटी क्रेडिट हो रही है, तो आप बता दें मतलब शेयर होल्डर की इक्विटी कम भी हुई एक अमाउंट से, उसी से बढ़ी भी, ओवरऑल तो कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं। खैर वो हमारा इशू नहीं। मैं तो आपको एक आइडिया देना चाहूँ सोचने का तरीका। लॉजिकली बोनस शेयर्स का शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि लॉजिकली हम शेयर प्रीमियम को डेबिट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अगर ऑर्गेनाइजेशंस के पास, जो ऑर्गेनाइजेशन बोनस इशू कर रही है, अगर उसके पास शेयर प्रीमियम नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन बोनस शेयर्स इशू कर रही है, अगर उसके पास शेयर प्रीमियम नहीं है तो एंट्री बनती है रिटेन पार वैल्यू से रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगेन बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, बोनस इशू से आप पीएनएल को डेबिट नहीं करते। एक और सवाल, बात बच्चे गहरी सोच के मालिक होते हैं, कहते हैं सर मिसाल के तौर पे 2 लाख का बोनस इशू है, ओके,
अब बच्चा कह रहा है सर ये बताएं शेयर प्रीमियम में 50,000 पड़ा हुआ, अब क्या करें? तो बेटा 50,000 से शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दो, 1.5 लाख से रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दो और 2 लाख से शेयर कैपिटल को। एक्चुअली अगर आप बोनस इशू करते हैं तो पहले शेयर प्रीमियम को ख़त्म किया जाएगा अगर बोनस का अमाउंट शेयर प्रीमियम से ज़्यादा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसी कंपनी है जिनके पास शेयर प्रीमियम 50,000 का है लेकिन वो बोनस इशू कर रहे हैं 2 लाख का। अब क्या करेंगे? 50,000 से शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे, 150 से रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को 2 लाख से क्रेडिट करेंगे। खैर ये चीज़ें हमसे कोई नहीं पूछता। आइए स्टडी 3 में मैंने आपको एक अच्छा सा आइडिया देने की कोशिश की है। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन बोनस इशू करती हैं वो क्या डबल एंट्री बनाती हैं, अगर उनके पास शेयर प्रीमियम है तो क्या होता है, ये भी ले लें जी। इफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव शेयर प्रीमियम, जो कंपनी बोनस इशू कर रही है उनके अकाउंट्स में कोई शेयर प्रीमियम अगर नहीं है तो बेटा वो एंट्री बनाएंगे, डेबिट करेंगे रिटेन अर्निंग को पार वैल्यू से, क्रेडिट कर देंगे शेयर कैपिटल। रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो एक ऐसी कंपनी जिसके पास लेकिन यार प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ, ये एंट्रीज कौन बनाएगा? जो ऑर्गेनाइजेशन बोनस इशू कर रही है। अगर उनके पास शेयर प्रीमियम नहीं है तो लॉजिकली रिटेन अर्निंग डेबिट होगी, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। लेकिन ये जो मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूँ ये हमें समवेयर फाइनल अकाउंट्स में तो काम आ सकता है। IAS 33 में एंट्रीज काम नहीं आएंगी, बट ओबियसली हमें फाइनल अकाउंट्स भी पढ़ना है। अब बेटा आगे चलते हैं। अब सीखते हैं कि एक्चुअली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बोनस इशू करती है तो हम बोनस इशू को किस तरह से EPS में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अच्छे से सुनिएगा। जब भी एक कंपनी बोनस इशू करेगी, याद रखिएगा इसके 2 इफेक्ट होंगे। बोनस इशू के कितने इफेक्ट होंगे? 2। पहला इम्पैक्ट आएगा करंट ईयर के बेसिक EPS पे। पहला इफेक्ट क्या होगा? करंट ईयर के बेसिक EPS को इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा वो भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी तो मैंने इतना बताया जी बोनस इशू की एंट्रीज क्या होती हैं। सेकंड मैंने आपसे कहा बोनस इशू के 2 इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट, जब आप बोनस इशू करोगे तो ये करंट ईयर का जो बेसिक EPS है उसको इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा सीखेंगे अभी इंशाल्लाह। सेकंड, बोनस इशू इफेक्ट्स लास्ट ईयर EPS ऑल्सो। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार मैं करंट ईयर के अंदर बोनस इशू कर रहा हूं, ठीक है, वो करंट ईयर के EPS को हिट करेगा, समझ में आती है बात, क्योंकि करंट ईयर के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। ओके, लेकिन एक बच्चा ये कहता है अगर हम बोनस इशू करते हैं तो लास्ट ईयर के EPS को किस तरह से इफेक्ट करेगा और क्यों इफेक्ट करेगा। अभी तक हालांकि मैंने ये भी नहीं बताया कि बोनस करंट ईयर को के बेसिक EPS को कैसे इफेक्ट करता है, वो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं बोनस इशू करंट ईयर के बेसिक EPS को कैसे इफेक्ट करता है। बेटा फिर हम ये सीखेंगे बोनस इशू
लास्ट ईयर के ईपीएस को कैसे इफेक्ट करेगा और लास्ट ईयर के ईपीएस को क्यों इफेक्ट करेगा। मतलब यहां पे दो बातें सीखनी है, हाउ एंड व्हाई। क्योंकि ध्यान में एक सवाल आता है ना, पिछले साल का तो ईपीएस भी आ गया, पिछले साल की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश भी हो चुकी हैं। इस साल करंट ईयर में जो बोनस इशू हो रहा है वो करंट ईयर में तो उसका इम्पैक्ट समझ में आता है, जैसे भी आएगा सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सवाल ये कि सर वो पिछले साल के ईपीएस को करंट ईयर का बोनस कैसे हिट करेगा और क्यों हिट करेगा। जवाब है जी थोड़ा सा इंतजार। अब बेटा बात करते हैं हाउ टू इनकॉर्पोरेट बोनस इशू इनटू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। बोनस इशू के IAS 33 को लेके सिर्फ दो रूल्स हैं। बोनस इशू के साथ कैसे डील करना है जी, इसके दो रूल्स हैं। पहले मैं रूल नंबर 1 की बात कर रहा हूं, हाउ शुड आई डील विद बोनस इशू। हाउ शुड आई डील विद बोनस इशू इन IAS 33 इन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। इट हैज टू रूल्स। पहला रूल 1 पे बात करते हैं। पहले रूल 1 देखेंगे, उस पर क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह, फिर रूल 2 देखेंगे, उस पर क्वेश्चन देख लेंगे। प्लीज अच्छे से सुनिएगा। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें करंट ईयर में बोनस इशू हो रहा हो, लेकिन ना तो बोनस इशू से पहले ना बोनस इशू के बाद कोई और शेयर्स इशू ही नहीं हुए। रिपीट, sorry you for example you have come across a question जहां करंट ईयर में एग्जामिनर कहते हैं हमने बोनस इशू किए हैं, लेकिन पूरे सवाल में बोनस इशू से पहले कोई नंबर ऑफ शेयर्स इशू नहीं हुए और बोनस इशू के बाद भी कोई शेयर्स इशू नहीं हुआ। तो सुन लीजिए, अगर पूरे क्वेश्चन में न बोनस से पहले ना बोनस के बाद अगर कोई शेयर नहीं इशू हुआ, ऐसी सिचुएशन में हमेशा अज्यूम करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ बोनस इशू, हमेशा अज्यूम करते हैं कि बोनस स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इशू किया गया। रिपीट, पूरे सवाल में बोनस इशू से पहले कोई शेयर्स इशू नहीं किए गए, बोनस के बाद कोई शेयर्स इशू नहीं किया गया। ऐसी सिचुएशन में हमेशा अज्यूम करते हैं कि बोनस इशू जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट, हमेशा अज्यूम करते हैं कि वो स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इशू हुआ। उसकी वजह है सर बोनस तो फ्री में होता है ना, यस, तो उसको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं, उठा के स्टार्ट में लेकर आ जाओ। तो रूल नंबर 1 मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है जी, यहाँ पहले से लिखा हुआ देख लें। ये रही रूल नंबर 1। When there are no shares issued before and after the bonus issue, then always assume that bonus is issued at the start of accounting period, न बोनस से पहले न बोनस के बाद। अगर पूरे सवाल में बोनस से पहले और बोनस के बाद कोई शेयर्स इशू नहीं हुआ तो ऐसी सिचुएशन में अज्यूम किया जाता है कि बोनस स्टार्ट ऑफ द ईयर इशू किया गया है। उसकी रीज़न ये कि बोनस फ्री में होता है, लिहाजा इसको इतनी इज्जत नहीं दी जाती कि हम इसको टाइम अपोर्शन करें, सब कुछ करें। लेकिन बेटा कंडीशन याद रखिएगा, पूरे सवाल में ना तो बोनस से पहले कोई शेयर्स इशू हो और ना ही बोनस के बाद कोई शेयर्स इशू हो। यानी कि पूरे सवाल में आसान वर्डिंग्स में आपके पास ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स हो और इन बिटवीन क्या आ रहा हो, बोनस आ रहा हो। तो उस बोनस को उठा के हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ले लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इंशाल्लाह। ये सर डोरा बेला है, बेला वीटा सुना था, ये डोरा बेला है। एट द फॉलोइंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑन 1 अप्रैल 2001। सर शेयर कैपिटल है 7000, 3 जीरो इग्नोर कर रहा हूँ, 7000। लेकिन ये मुझे बताए पार वैल्यू कितनी है, 1। ईमानदारी से बताओ, अगर शेयर कैपिटल 7000 हो, पार वैल्यू 1 हो, मेरे ख्याल से अगर मैं 7000 को 1 से डिवाइड करूँ तो नंबर ऑफ शेयर 7000 ही आएंगे। रिपीट, शेयर कैपिटल 7000 है, पार वैल्यू 1 है, एम आई राइट? यस।
अगर हम 7000 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 7000 ही आएगा। एग्री कर रहे हैं? यस। सो शेयर प्रीमियम रिवैल्यूएशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, रिटेन अर्निंग से आगे चलता है। So Dorabella makes a bonus issue of 1 share for every 7 held. So एक बोनस दिया जा रहा है अगेंस्ट 7 शेयर्स। रेशियो समझ में आना चाहिए, लॉजिकली 1:7 का रेशियो। एक बोनस अगेंस्ट 7 एग्जिस्टिंग शेयर्स, जिसके पास भी 7 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसको एक बोनस मिलेगा। ओके। डोराबेला मेक्स अ बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 7 हेल्ड ऑन अगस्त 2002। यहाँ 2002, ऊपर 2000 क्या चल रहा था भाई, 1। ओके। लॉजिकली ये 1 अप्रैल 2002 है। करेक्शन कर लें जी, मैं क्वेश्चन में आपको करेक्शन करवा रहा हूँ। ये एक्चुअली 1 अप्रैल 2002 है। प्लीज़ ये करेक्शन कर लीजिए, ये 1 अप्रैल 2002 है। ओके। Dorabella makes a bonus issue of for every 7 held on 31st August 2. ओके। इसके बाद देखिए, एग्जामिनर ने हमें डोराबेला का रिजल्ट बता दिया आर एस फॉलोज। सो करंट ईयर हमारा 2003 होगा। क्यों? यहाँ देख लें, 1 अप्रैल 2002 को अगर अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च 2003 को एंड होगा। ये हमारा करंट ईयर है। मार्च 2002 हमारा लास्ट ईयर है। ओके, जो कि कंपैरेटिव है। कैलकुलेट कह रहा है ईपीएस फॉर 2003। अच्छा, पहले 2003 के लिए ईपीएस निकालना है। 2002 का कंपैरेटिव क्या है क्या नहीं है थोड़ी देर में बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले क्लियर कर लें, हमें बेसिकली ईपीएस निकालना है, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है 2003 का। अच्छा, वो हम निकाल लेंगे 2003 का बेसिक ईपीएस। बस मुझे एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है। सवाल ये, मुझे ये बताओ, क्या पूरे क्वेश्चन में बोनस इशू से पहले और बोनस इशू के बाद कोई नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए? ओपनिंग शेयर्स अपनी जगह पे, लीव द ओपनिंग। अगस्त में बोनस इशू हो रहा है ना, अगस्त से पहले कोई और शेयर्स इशू किए? मार्केट वैल्यू पे नहीं किए। अगस्त के बाद कोई शेयर्स इशू किए? नहीं किए। मैंने आपसे एक चीज कही थी, अगर बोनस से पहले और बोनस के बाद, अगर बोनस से पहले और बोनस के बाद अगर कोई शेयर्स इशू ना किए जाए तो हमेशा अज्यूम करते हैं बोनस इशू कब हो रहा था? स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बोनस से पहले और बोनस के बाद अगर कोई शेयर्स इशू ना किए जाए तो हमेशा अज्यूम करते हैं कि बोनस कब हुआ है? स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो बहुत आसान हो गया है। आप मुझे बताएं 1 अगेंस्ट 7 है ना, तो ये लें क्वेश्चन नंबर 3। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ फिर प्रॉपर्ली सॉल्व करता हूँ। आपके ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लीज सुन लें। शेयर कैपिटल 7000 है, पार वैल्यू 1 है। अगर मैं 7000 को 1 से डिवाइड करूँ तो 7000 शेयर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। यार ये जो 7000 शेयर्स है ना, इसमें सिंपली मैं ऐड कर दूंगा बोनस इशू 1000। तो मैं कह सकता हूँ यार मेरे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर 8000 शेयर्स। हाउ डिड आई कैलकुलेट 1000? 1 अगेंस्ट 7 है। 7000 को अगर 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोनस इशू 1000 आ जाएगा। 7000 शेयर्स ओपनिंग शेयर्स हैं जो बोनस से पहले हैं। अगर आप 7000 को 1/7 से डिवाइड करें तो आपके बोनस इशू 1000 आ जाएंगे। और मैंने कहा था एक ऐसा सवाल जिसमें बोनस इशू से पहले और बोनस इशू के बाद अगर कोई नंबर ऑफ शेयर्स इशू नहीं होते तो हमेशा अज्यूम किया जाता है कि बोनस स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हुआ है, लिहाजा आपके ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स 8000 है। अच्छा, पूरे सवाल को चेक कर लें अच्छे से।
बोनस के अलावा कोई शेयर्स ही नहीं इशू हुआ, और बोनस को हम कब ले रहे हैं? स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सर लॉजिकली आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 8000 है, क्योंकि यही स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है 8000, और यही एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है, क्योंकि बोनस से पहले और बोनस के बाद कोई शेयर्स इशू नहीं हुआ। और ऐसी सिचुएशन जिसमें बोनस से पहले और बोनस के बाद कोई शेयर्स इशू ना हो तो हमेशा अज्यूम करते हैं कि बोनस स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हो रहा है। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 4 में स्ट्रेट फॉरवर्ड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 8000 आ जाएंगे। ये 2003 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसे आप 8000 से डिवाइड करेंगे, 2003 का ईपीएस आ जाएगा। तो मैं अपने वाइट बोर्ड का फ़ायदा उठाते हुए यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 4। वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स बड़े आराम से आ जाएंगे। 7000 में मैंने सिर्फ क्या किया, बोनस ऐड कर दिया 1.7। बेसिकली दिस गिव्स मी 1000 का बोनस, और अज्यूम किया जा रहा है कि बोनस स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मौजूद है। $8,000 आ गया। ईपीएस 2003 का 2003 की जो अर्निंग्स हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1150। सिंपली 1150 को 8000 से डिवाइड कर दें। जी 1150 को आप 8000 से डिवाइड कर दें। 1150 को 8000 से डिवाइड कर दें। ये $0.1437 आ रहा है, राउंड ऑफ कर देते हैं 44। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.4 सेंट्स आ जाएगा। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.4 सेंट्स आ जाएगा। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.4 सेंट्स आ जाएगा। ठीक हो जी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14.4 सेंट्स। बिल्कुल। अब सुनिएगा, बहुत काम का पार्ट। ये तो अगर आप देखें हमने करंट ईयर के अंदर बोनस का इम्पैक्ट लिया है। मैंने आपसे कहा था जब भी कंपनी बोनस इशू करती है तो करंट ईयर के ईपीएस के अलावा लास्ट ईयर के ईपीएस को भी इफेक्ट करता है। 2 सवाल हैं, वो लास्ट ईयर के ईपीएस को कैसे इफेक्ट करता है, और अगला सवाल ये कि लास्ट ईयर के ईपीएस को क्यों इफेक्ट करता है। देयर आर 2 क्वेश्चंस। नंबर 1, बोनस पिछले साल के ईपीएस को कैसे इफेक्ट करेगा और क्यों इफेक्ट करेगा। जवाब सुन लें दोनों के। पहले मैं आपको बताता हूं कि जब करंट ईयर में बोनस इशू होगा, तो लास्ट ईयर के ईपीएस को कैसे इफेक्ट करेगा। जब करंट ईयर में बोनस इशू होगा तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि लास्ट ईयर के ईपीएस को कैसे इफेक्ट करेगा। सर फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि लास्ट ईयर के ईपीएस को इफेक्ट क्यों करेगा। सर मजा तो इसी में पढ़ने का है। चलें ये पता लग गया आपको कि लास्ट ईयर के ईपीएस को इफेक्ट करेगा। सवाल ये भी तो पैदा होता है कि लास्ट ईयर के ईपीएस को कैसे इफेक्ट करेगा। तो प्लीज सुन लें। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट ईयर के ईपीएस को कैसे इफेक्ट करेगा, फिर बात करेंगे क्यों। अच्छे से समझिएगा प्लीज। वो लास्ट ईयर के ईपीएस को कैसे इफेक्ट करेगा उसका एक तरीका है। उसको सीखने से पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। BAF, बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। अच्छा BAF कैसे निकलता है, यहां देखें। 1 जो कि एग्जिस्टिंग शेयर है प्लस यहां लिया जाता है बोनस, इसको डिवाइड करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स। यहां लेते हैं बोनस शेयर, इसको डिवाइड किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर्स अगेंस्ट विच bonus is made. Let me read. बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1 प्लस करते हैं ये बोनस शेयर
उसको डिवाइड किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर्स अगेंस्ट विच बोनस इज मेड. 1 प्लस बोनस शेयर डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स अगेंस्ट विच बोनस इज मेड. पहले सीखते हैं कि BAF कैलकुलेट कैसे होता है, फिर बात करेंगे इसको यूज कैसे करते हैं. BAF stands for bonus adjustment factor. BAF stands for bonus adjustment factor. प्लीज देखिएगा. 1 लिया, 1 कांस्टेंट है भाई, ये मान लें ये कांस्टेंट है ताकि आपको मसला ही ना. 1 प्लस फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम, ये तो सवाल में तो जो हमें पता है क्या करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर कह रहा है भाई हम 1 बोनस देंगे अगेंस्ट 2. एग्जामिनर कह रहा है हम 1 बोनस देंगे अगेंस्ट 2, 1/2. आपका BAF 1.5 आ जाएगा. एक और एग्जाम्पल, 1 कांस्टेंट लिया प्लस एग्जामिनर कह रहे हैं हम 1 बोनस देंगे अगेंस्ट 5. एग्जामिनर कह रहे हैं हम 1 बोनस देंगे अगेंस्ट 5. आपका BAF आ गया 1.2. एक और एग्जाम्पल, 1 प्लस एग्जामिनर कह रहे हैं हम 1 बोनस देंगे अगेंस्ट 4, आई थिंक 1.25. जी मेरे ख्याल से यार बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए. बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छे से सुनिएगा, 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 प्लीज सुन लें. आपका एग्जामिनर आपसे कहता है हम 2 बोनस शेयर्स देंगे अगेंस्ट 10. आपका एग्जामिनर कहता है जी हम आपको 2 बोनस शेयर्स देंगे अगेंस्ट 10. ओ 100 बिस्मिल्लाह आ जाओ. 2 बोनस अगेंस्ट 10, 1.2. BAF आ गया बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर. बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर 1 कांस्टेंट प्लस एग्जामिनर कह रहा है हम 3 बोनस शेयर्स देंगे, 3 अगेंस्ट 18. अबे मां सदके 3 अगेंस्ट 18 आ जा. 3 अगेंस्ट 18, 3 अगेंस्ट 18. बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर वो कह रहा है हम आपको 2 शेयर्स देंगे अगेंस्ट 11. यार खुदा के लिए अब तो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना आ जाना चाहिए भाई. 1.18 और जो भी है. यार आई स्ट्रांगली बिलीव नाउ कि आपको बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर एटलीस्ट कैलकुलेट करना आ गया. अब सवाल है कि सर इस बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर का अचार डालना है, करना क्या? अरे भाई वो तो बता रहा हूँ ना, सबर कर लो. सबसे पहले यार ये तो पता लग गया ना कि बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं. जी सर ये पता लग गया. 1 कांस्टेंट प्लस बोनस शेयर डिवाइड बाय शेयर्स अगेंस्ट विच बोनस इज इशूड. ओके करते क्या आप ये सुनिए. व्हाट डू वी डू? मैंने कहा था जब कंपनी बोनस इशू करती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ करंट ईयर में नहीं आता, लास्ट ईयर के EPS में भी आता है. पहले सीख लेते हैं कि लास्ट ईयर के EPS में इम्पैक्ट कैसे आता है और फिर हम बात करेंगे क्यों आता है. प्लीज सुनिएगा. लास्ट ईयर की बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, लास्ट ईयर का EPS भी डिस्क्लोज हो चुका है. आज अगर मैं लास्ट ईयर के EPS को चेंज करूंगा तो लॉजिकली वो EPS कहलाएगा रीस्टेटेड EPS. देखें लॉजिकली तो लास्ट ईयर की बुक्स लास्ट ईयर में पब्लिश भी हो चुकी हैं, EPS डिस्क्लोज भी हो चुका होगा. आज अगर मैं उस EPS में कोई भी चेंज करूंगा तो लॉजिकली मैं कहूँगा ये मेरा रीस्टेटेड EPS है. तो सवाल ये पैदा होता है हम अपने कंपैरेटिव को रीस्टेट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं. 2 सवाल है. हाउ टू रीस्टेट योर कंपैरेटिव ड्यू टू बोनस इशू, और सेकेंड इज व्हाई डू वी रीस्टेट.
लास्ट ईयर ईपीएस बताता हूँ। देखें, फॉर कैलकुलेटिंग restated EPS, just multiply previous year EPS with inverse of bonus adjustment factor। अब सर ये बोनस पहले ये क्लियर कर लें भाई। फॉर कैलकुलेटिंग रीस्टेटेड ईपीएस जस्ट मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर ईपीएस विद इनवर्स ऑफ बीएएफ। सर आपने बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है लास्ट ईयर के ईपीएस को। सवाल में तो होता है सर ये बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर का इनवर्स कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। ये बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर मैं आपसे बोलूँ यार 1.2 का इनवर्स बताओ क्या है? 1/10। सर 1/1.2 इज द इनवर्स ऑफ 1.2। मैं आपसे पूछूं यार 1.167 का इनवर्स क्या है? तो आप कहेंगे दिस। मैं आपसे पूछूं इसका इनवर्स क्या है? तो आप कहेंगे ये ले। सर मुझे नहीं लगता कि इनवर्स कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत परेशानी है। मैं आपसे पूछूं 1.25 का इनवर्स क्या है? तो आप कहेंगे ये ले सर, ये इसका इनवर्स आ गया। ओके, आपको रीस्टेटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक काम करना होता है, लास्ट ईयर के ईपीएस को बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अब सर ये अभी तो ये सीख रहे हैं ना कि लास्ट ईयर के ईपीएस में बोनस का इंपैक्ट कैसे पहुंचाएंगे। फिर भाई ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या जरूरत पड़ी, क्या परेशानी आ गई, अल्लाह माफ करे, कि करंट ईयर में बोनस इशू हो रहा है, हम लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट कर रहे हैं। व्हाई वी आर डूइंग दिस? सब वाई पे तो जाएंगे, पहले ये तो देख लें हाउ का तरीका दोबारा बता रहा हूं। फॉर कैलकुलेटिंग रीस्टेटेड ईपीएस जस्ट मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर ईपीएस विद इनवर्स ऑफ बीएएफ। अपने सवाल पर आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं बेटा किस तरह से पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं रीजन दूंगा हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, व्हाई डू वी कैलकुलेट दिस, या व्हाई डू वी कैलकुलेट रीस्टेटेड ईपीएस। रीजन का वेट कीजिएगा, पहले सवाल पे आ जाए, कैलकुलेट तो कर लें, कहाँ चले गए। उसने कहा था कैलकुलेट ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड March 3 टुगेदर विद द कंपैरेटिव ईपीएस 2002 दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन 2003 अकाउंट्स। याद रखिए 2002 का जो कंपैरेटिव होगा उसे अब हमें क्या करना पड़ेगा? रीस्टेट करना पड़ेगा। वो जो कंपैरेटिव ईपीएस आएगा, रीस्टेटेड ईपीएस, अब वो कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। 2002 में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 750 है, ये सुनो जी, बिल्कुल ऐसे ही। 2002 में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 750 है जी, और पिछले साल आपके नंबर ऑफ शेयर 7000 है। लॉजिकली अगर मैं 750 को 7000 से डिवाइड कर दूं तो पिछले साल का बेसिक ईपीएस आ जाएगा। अगर मैं 750 को 7000 से डिवाइड करूं तो पिछले साल का ईपीएस आ जाएगा। मैं भी बता रहा हूं। सो पिछले साल आपका ईपीएस आया होगा 0.107। ये पिछले साल का ईपीएस आ गया, पिछले साल का बेसिक ईपीएस आ गया। आपको बस एक काम करना है, सब पिछले साल के ईपीएस को करंट ईयर के बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। आपका जो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर है वो बहुत आसान है, 1 शेयर फॉर एवरी 7, 1 शेयर फॉर एवरी 7। मैं आपसे बीएफ की बात करूं बेटा, 1 कांस्टेंट है फॉर्मूले का, 1/7 बीएफ आ जाएगा ना, क्योंकि वो कह रहा है 1 अगेंस्ट 7। तो जरा कैलकुलेटर यूज करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करें, इसमें 1 ऐड कर दें,
अच्छा, मेरे पास जो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर आ रहा है ना, BAF, जागते रहना भाई, 1.14 चलें 29 कर लेते हैं। मेरे पास जो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर आ रहा है वो 1.1429 आ रहा है। सो 1 कांस्टेंट है प्लस 1/7। अब मैंने कहा था रीस्टेट करने का एक ही तरीका है, पिछले साल के EPS को करंट ईयर के बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। लॉजिकली इसको 1/1429 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा आपके पास 0.107 डिवाइड बाय 1.1429। सो फाइनल आंसर आ रहा है $0.0936। आप राउंड ऑफ कर दें तो $0.094 आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। पिछले साल के EPS को करंट ईयर के BF के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो कंपैरेटिव EPS रीस्टेट होके आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, थोड़ा सा मैंने कहा इंतज़ार कर लो। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ ना यार कि लास्ट ईयर के EPS को बोनस इफेक्ट करता कैसे, फिर मैंने आगे चल के आपको ये भी बताना है वाई। ये ले भाई, कंपैरेटिव EPS, कंपैरेटिव EPS। अगर आप 1 मिनट के लिए प्लीज कैलकुलेटर यूज कर लें, जस्ट मिनट। जी बेटा, अगर आप कैलकुलेटर यूज कर लें तो मुझे बड़े आराम से बता सकते हैं। चलिए, ये जो आपका कंपैरेटिव EPS होगा 2002 का, कंपैरेटिव 2003 के लिए होगा। आप मुझे बताएं पिछले साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 750 था, नंबर ऑफ शेयर 7000। सर लॉजिकली क्या होगा, 750 को 7000 से डिवाइड करेंगे EPS आ जाएगा। इसको BF के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। सर BF कितना आया था मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, 1 + 1/7। सो 1 + 1/7, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.1429 से। 750 को डिवाइड कर दें 7000 से, मल्टीप्लाई कर दें 1.1429। ये आ रहा है $0.094। अगर 37 को राउंड ऑफ कर दें, सेंट्स की बात करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9.4 सेंट्स। तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो बता देता हूँ, EPS फॉर 2003 जो है, कैलकुलेट कर लिया, EPS अब 2002 का जो होगा रीस्टेट होने के बाद वही हो जाएगा। लॉजिकली जो EPS है 2002 का, ये रीस्टेटेड EPS। सर रीस्टेट का मतलब ये होता है कि पिछले साल आपने एक EPS पब्लिश कर दिया था, अब आपने उसको चेंज किया तो रीस्टेटेड। तो 2002 का जो रीस्टेटेड EPS है वो $0.094 है। सर 2003 का EPS कितना था, वो हम शुरू में ही कैलकुलेट कर चुके थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2003 का EPS कहाँ चला गया भाई। सर 2003 का EPS है $0.144, $0.144, $0.144। सेंट्स की बात करेंगे तो 14.4 सेंट्स। अब सवाल है, चले मान लिया
कि जब भी बोनस इशू होगा हमें लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करना होगा। लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करने का बड़ा आसान सा तरीका ये, जो आपका बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर हो उसके इनवर्स से पिछले साल के ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो। जो आपका बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर हो उसके इनवर्स से पिछले साल के ईपीएस को डिवाइड कर दो। सवाल ये है क्यों जब बोनस इशू होता है तो हम पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट क्यों करते हैं? भाई ये भी तो सवाल है ना कि जब बोनस इशू होता है तो हम पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट क्यों करते हैं? जवाब सुन लें। अगर मैं 2002 के ईपीएस की बात करूं तो आपके पास 750 डिवाइड बाय 7000 है, ऐसा ही है? यस। अगर मैं 750 को 7000 से डिवाइड करूं उससे ये आंसर आता है $0.107। लॉजिकली ये पिछले साल का आपका ईपीएस था। तो सवाल ये कि आपने फिर अब बोनस इशू की वजह से पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट क्यों किया? व्हाई डिड यू रीस्टेट? सो इसकी रीजन अच्छे से समझिएगा प्लीज। जब 2003 में आपने ईपीएस कैलकुलेट किया, आई थिंक 1150 को हमने 8000 से डिवाइड किया था। इस 8000 के अंदर इस 8000 के अंदर 1000 बोनस शेयर्स थे? बिल्कुल थे, जागते रहिएगा। इस 8000 के अंदर 1000 तो बोनस शेयर्स है ना, लेकिन पिछले साल का जो 7000 शेयर्स है, पिछले साल के जो 7000 शेयर्स हैं, अगर क्या मैं कह सकता हूँ मैं पिछले साल के ईपीएस को बोनस की वजह से रीस्टेट ना करूं तो लॉजिकली सुनिएगा, ये वाला ईपीएस इस ईपीएस के लिए कंपैरेबल नहीं होगा। क्योंकि सर लॉजिकली तो हम यूं करते हैं ना, हम यूं देख रहे होते हैं ईपीएस की बेसिस पे तो पता चलता है कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है। इस साल आपने बोनस इशू किया, अगर मैं पिछले साल के ईपीएस में बोनस का इंपैक्ट नहीं लूंगा तो सर लॉजिकली दोनों कंपैरेबल नहीं है। तो इन ऑर्डर टू मेक बोथ ईपीएस कंपैरेबल हमें प्रीवियस ईयर के ईपीएस में भी बोनस का इंपैक्ट लेना होता है। रीजन दोबारा बता रहा हूं। इन ऑर्डर टू मेक बोथ ईपीएस कंपैरेबल करंट ईयर एंड लास्ट ईयर, हमें पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट करना पड़ता है, उसमें बोनस का इंपैक्ट लेना पड़ता है ताकि दोनों ईपीएस क्या हो सके, कंपैरेबल बनाया जा सके। उसकी वजह है बोनस तो फ्री में होता है ना सर। अगर बोनस फ्री में होता है भाई तो याद रखिएगा उस फ्री वाले शेयर्स ने करंट ईयर के ईपीएस को तो हिट किया, मुझे लास्ट ईयर के ईपीएस को भी हिट करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट लाना पड़ेगा, वरना दोनों ईपीएस कंपैरेबल नहीं होंगे। सर आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैं आपको दोनों चीजें बता दूं। नंबर 1, बोनस इशू किस तरह से लास्ट ईयर के ईपीएस को इफेक्ट करता है वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जब बोनस इशू होता है तो हम लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट क्यों करते हैं। लास्ट ईयर के ईपीएस को इसलिए रीस्टेट करते हैं ताकि करंट ईयर और लास्ट ईयर का ईपीएस आपस में क्या रहे, कंपैरेबल हो। अगर वो कंपैरेबल नहीं होगा तो उससे फायदा ही कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, ये बेटा हमने सारे का सारा किया रूल 1। रूल 1 क्या था? पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही बोनस इशू होना चाहिए और बोनस इशू से पहले और बोनस इशू के बाद। बोनस इशू से पहले और बोनस इशू के बाद ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू ना करे। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट डू वी डू? हम अज्यूम करते हैं कि बोनस स्टार्ट ऑफ द ईयर हुआ। अब बेटा ये जो रूल नंबर 2 है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, मैं आपको वेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रूल नंबर 2 भी कराऊंगा और उसका क्वेश्चन भी कराऊंगा। रूल नंबर 2 और उसका क्वेश्चन करने के बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे राइट इशू कि राइट इशू का ईपीएस में क्या इंपैक्ट होता है।
नेक्स्ट वीडियो जो मैं इंशाल्लाह अल्लाह की जान से उम्मीद है कि बस थोड़ी देर में ही करा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करूँगा, बोनस इशू का रूल नंबर 2। एक्चुअली वो PDF आपके पास नहीं है ना यार, मैं अगर PDF आपके पास होगा तो काम आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं रूल नंबर 2 डिस्कस करूँगा बोनस इशू का, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करेंगे राइट इशू। सर राइट इशू करने के बाद फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, डाइल्यूटेड EPS की तरफ, और फिर बहुत जल्द हम इंशाल्लाह किट के क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। जब तक आप किट के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे मेरे साथ फ़ायदा नहीं होगा। और ये भी याद रखिएगा, F7 के अंदर हर IAS के साथ उसके किट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। F7 इज़ नॉट लाइक F6। F6 में तो नॉर्मली आप किट के सवाल कर ही नहीं सकते जब तक 5-6 टॉपिक्स हो ना जाए, क्योंकि एक एक सवाल बेसिकली 2-2, 3-3 टॉपिक से मिलके आ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। अगर हम IAS 33 कर रहे हैं तो हमें IAS 33 के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हम IAS 16 करेंगे तो उसके ऊपर सवाल मिल जाएंगे। लिहाजा जो IAS करेंगे उसके साथ ही उसके किट के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि क्योंकि देखें जब तक आप किट के सवाल करेंगे नहीं आपको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पता नहीं चलेगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द आपको किट के ऊपर लेकर आऊँ, क्योंकि जितनी जल्दी आप मेरे साथ किट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं। सर मैंने आपको इसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो शायद बुक में भी आपको ना मिले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी हम रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड देन वील गो फॉर राइट इशू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।